हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आपके जो हाफ ईयरली पेपर होने वाला है उसके लिए हम 2 मार्क्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 15 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस में से मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 या 15 इस प्रकार से जितने क्वेश्चन हैं बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम शुरू करते हैं, साथ में उनका सोल्यूशन भी आपको देंगे ताकि आपको इन प्रश्नों को यहीं से याद कर लेना है और आपको आपका एग्जाम देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निषेचन को परिभाषित कीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। यहाँ पर भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर जब जो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट जब मिल जाते हैं तो एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट जब बन जाए तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी जैसी संततियां उत्पन्न करते हैं। प्रजातियों की अविरतता यह निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु जनन आवश्यक है। जनन क्या है और आवश्यक क्यों है, ये भी इसमें लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस क्या है? ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है? अनिषेचित अंड से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया, यानी कोई अंड है वो उसमें निषेचन नहीं हुआ है, फिर भी उससे क्या बन गया? भ्रूण बन गया, तो इसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, या हिंदी में इसको अनिषेक जनन कहते हैं। इसका महत्व क्या है? इससे बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं, इसका महत्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। 2019 की पूरक परीक्षा में आपको पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुभ्रूणता क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बीजांड के अंदर 2 या 2 से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी उत्पत्ति निम्न कारणों से हो सकती है। सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुख कोशिकाएं जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं उनमें निषेचन हो जाए, उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके कारण हो सकता है। या जाइगोट या तरुण भ्रूण के 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाने के कारण। उसके बाद तीसरा इसका कारण क्या हो सकता है? बीजांड का या आवरण की एक या एक से अधिक कोशिका के भ्रूण में परिवर्तित हो जाने से जो बीजों में अधिकांशतः ध्रुव भ्रूण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कारण हो गए। और उसके बाद जो उदाहरण है इसके, नारंगी है, चावल, प्याज आदि इसके उदाहरण है बहुभ्रूणता के। ठीक है, आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, 1-2 उदाहरण याद कर लीजिए। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस आपके फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण कोश का कार्य लिखिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं। भ्रूण कोश क्या होता है? जब द्वितीय नर युग्मक, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियाई, नर युग्मक द्वितीय केंद्रक जो कि 2n होता है के साथ संयुग्मित करके त्रिगुणित संरचना यानी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना, उसका नाम ही है भ्रूणपोष। ठीक है, एंडोस्पर्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही क्वेश्चन या तो ये पूछ सकते हैं या ये, ठीक है, या फिर दोनों ही अथवा में पूछ सकते हैं। इस प्रक्रिया को देखिए, वैसेक्टोमी क्या है? इस प्रक्रिया में सर्जरी के दौरान नर की शुक्राणु नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते व निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया वैसेक्टोमी कहलाती है। और ट्यूबेक्टोमी क्या है? इस विधि में मादा की अंडवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाता और निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको दोनों को याद करके जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, एम्नियोसेंटेसिस क्या है? मानव समाज में इसके लाभ और कुप्रभावों को
स्पष्ट कीजिए, लिखिए। ठीक है, इसके दुरुपयोग या उसके लाभ आपको लिखना है। तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एम्नियोसेंटेसिस सामान्यतः गर्भावस्था के 15वें व 16वें सप्ताह में की जाती है। यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एम्नियोसेंट्रिक द्रव जो होता है, एम्नियोसेंट्रिक फ्लूइड जो होता है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है और एम्नियोसेंट्रिक द्रव में उपस्थित भ्रूणीय कोशिका का संवर्धन किया जाता है और इसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके मानव की लैंगिक विकृतियों का पता लगाया जाता है। लैंगिक विकृतियां जैसे किसी को कोई सिंड्रोम वगैरह हो गया तो इसका पता लगा सकते हैं। तो इसके लाभ इसमें दिया गया है और उसकी हानि दी गई है। तो दोनों ही आप याद कर लीजिए, हो सकता है लाभ पूछ ले, हो सकता है हानि पूछ ले। तो इसमें देखिए लाभ देख सकते हैं, इसमें इसके द्वारा गुणसूत्रीय असामान्यता जैसे डाउन सिंड्रोम, फिलोडेल्फिया सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, इनका पता लगाया जा सकता है। उपापचयी अनियमितताएं जैसे पीके, क्रिटेनिज्म, एल्काप्टोन्यूरिया आदि जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनका पता लगाया जा सकता है। भ्रूण के लिंग परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है जिससे भ्रूण की लैंगिक विकृतियों को ठीक किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हानि दी गई है, हानि भी आप देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस कैसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। एक संकर क्रॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखना है और इसको पढ़ना है। एक संकर क्रॉस को इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक जोड़ी विपर्यास लक्षण यानी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाली संततियों के मध्य परस्पर कराया गया क्रॉस एक संकर क्रॉस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है और इसको उदाहरण सहित आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा इसको पढ़ लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं या फिर उसको उदाहरण से समझाइए, ये भी पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन आप तो याद कर ही लेना है, साथ में उसका ये डायग्राम भी बना लेना है। शुद्ध आपने यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे यानी बड़ा टी लिया, स्मॉल टी लिया, दोनों में क्रॉस कर दिया, गैमीट बन गए। उसके बाद F1 पीढ़ी में संकर यानी लंबे पौधे प्राप्त हुए क्योंकि टी और स्मॉल टी, तो ये आपका ड्वार्फ हो गया। तो यहाँ पर आपका F1 पीढ़ी में जो टी और टी बना, तो फिर उसके बाद इनका स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराएंगे तो इनका जो रेशियो आएगा, आपसे रेशियो भी पूछ सकते हैं, इसलिए इनका जो रेशियो 1:2:1 बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो फिनोटाइपिक अनुपात होता है वो होता है 3:1 और जीनोटाइपिक अनुपात होता है 1:2:1। यानी फिनोटाइपिक अनुपात जो होता है 3 जोड़ी जो होते हैं, यानी कि 75% जो लंबे पौधे होते हैं और 25% जो पौधे होते हैं वो बौने होते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप देख लीजिए और अपने हिसाब से इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही में अंतर आपसे 3 नंबर में पूछ सकते हैं या 4 नंबर में, तो इनको आप याद कर लीजिए। जीनोटाइप यहाँ पर लिखा है, फिनोटाइप यहाँ पर लिखा है, दोनों को आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, या तो आपसे केवल इसके उपयोग पूछ सकते हैं या फिर दोनों ही पूछ सकते हैं। उपयोग के साथ किसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये आपके साथ आंसर दिया गया है इसमें आपके लिए, तो इसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेटास्टेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, व्याख्या कीजिए। तो मेटास्टेसिस कैंसर कोशिकाओं का वह गुण है जिसके तहत वह कैंसर प्रभावित अंग से निकलकर रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचते हैं तथा वहां निर्बाध रूप से स्वयं भी वृद्धि करते हैं तथा अन्य कोशिकाओं को भी कैंसरस अभिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार मेटास्टेसिस के द्वारा कैंसर पूरे शरीर में फैलता है। ठीक है, तो कैंसर जो फैलता है उस प्रक्रिया को ही मेटास्टेसिस कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरफेरॉन। तो देखिए जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न 20 शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ जो विषाणु रोगों के कारण उत्पन्न होते हैं इंटरफेरॉन कहलाते हैं। ये विषाणु के प्रथम संक्रमण के बाद उत्पन्न होते हैं तथा विषाणु के द्वितीय संक्रमण से जीव विशेष की रक्षा करते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग या BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2019 में पूछा गया है आपकी बोर्ड परीक्षा में और 18 में पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है आपका पूछ लिया जाए। और ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, 2020 में भी ये पूछा गया है। ठीक है, BOD तो ये आपका पूछा ही जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म है। ऑक्सीजन की उस मात्रा को सूचित करता है BOD जो कि 1 लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के हानिकारक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। इसके द्वारा जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। ठीक है, तो BOD हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 4 या 3 आपसे पूछ सकते हैं, आपको सभी याद कर लेने हैं चारों, ताकि आपसे 3 में पूछे तो 3 ही बन जाए, आपसे 2 पूछे तो 2 बन जाए। ठीक है, तो शुक्राणु जनन आप यहाँ पर डालेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है। और शुक्राणु जनन क्या होता है, वृषण में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। और अंडाणु जनन मतलब होता है, अंडाणु जनन अंडाशय में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। एक देखिए शुक्राणु जनन में आप देख सकते हैं इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं और इसमें एक प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु बनता है।
इसमें ध्रुवीय काय यानी कि पोलर बॉडीज बनते हैं, और इसमें ध्रुवीय काय यानी कि पोलर बॉडी शुक्राणुजनन में नहीं बनते हैं और इसमें बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपने देखे सभी क्वेश्चन आपके हो गए हैं। टॉप 15 क्वेश्चन इसमें हमने देखे और इनको आप करके ही जाना, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी यदि आप क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और भी हम सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपके 3 अंक के 4 अंक के क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।